Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss the lecture number. This is the lecture number 10 of wave optics, and here we have to discuss today we have to discuss the width of central maxima in the diffraction. In diffraction we have discussed the phenomena of diffraction through single slit. इसमें मैंने दो चीज कहे थे कि एक तो मैंने कहा था ये कि डिफ्रैक्शन में हम क्या कहते हैं, इट इज द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल टू प्रेजेंट इटसेल्फ इन द ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन. लाइट कॉर्नर्स पर बेंड होकर ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन जहां पर हम डार्कनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहां पर भी लाइट का जाना, तो दिस फेनोमेना इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. और इस डिफ्रैक्शन में हमने सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन और इसकी एग्जांपल्स दैट्स लेक्चर नंबर 8, लेक्चर नंबर 7, 8 एंड 9. इन 3 लेक्चर्स में आप YouTube पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, आप देख सकते हो, डिफ्रैक्शन को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हो. लेकिन यहाँ पर क्या है कि इंटरफ्रेंस, इससे पहले हमने इंटरफ्रेंस को डिस्कस किया था, तो वो उसके लेक्चर्स भी ऑलरेडी YouTube पर हैं, तो वो भी आप चेक करके देख सकते हो. तो इंटरफ्रेंस को भी, इंटरफ्रेंस में क्या होता था कि इंटरफ्रेंस पैटर्न जो होता था इसमें विड्थ ऑफ फ्रिंजेस इक्वल होती, जो जितनी फ्रिंज विड्थ जिसको हम कहते हैं कि लैम्डा डी बाई डी होती है फ्रिंज विड्थ, तो वो इक्वल होती थी. हर फ्रिंज, चाहे वो डार्क फ्रिंज हो चाहे वो ब्राइट फ्रिंज हो, दोनों फ्रिंज, चाहे वो ऊपर टॉप वाली फ्रिंज हो चाहे सेंट्रल फ्रिंज हो चाहे कोई किसी और जगह की फ्रिंज हो, फ्रिंज की जो विड्थ होती है वो कांस्टेंट रहती थी और इंटरफ्रेंस में. लेकिन डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है. डिफ्रैक्शन में जो सेंट्रल फ्रिंज होती है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, उसकी विड्थ ज्यादा होती है. जितना हम उस सेंटर से दूर जाते हैं उतनी विड्थ ऑफ फ्रिंजेस डिक्रीज होती है और फाइनली ये डिसअपियर हो जाता है और इसके बाद डार्कनेस जनरेट हो जाती है. सो डिफ्रैक्शन अगर आपको अच्छी तरह से समझना है तो इसमें ऑलरेडी लेक्चर्स हैं. मैं ये कहूंगा कि डिफ्रैक्शन में देयर इज नो शार्प बाउंड्री बिटवीन द ब्राइटनेस एंड डार्कनेस. There is no sharp boundary between the illuminated region and dark region, but illuminated and dark region they are separated by their consecutive bright and dark bands. They are separated by bright and dark pattern, bright and dark fringe pattern. This is called a diffraction. इसी को हम डिफ्रैक्शन करें. ये नहीं कि एक डार्क रीजन खत्म, ब्राइट रीजन खत्म हो गया फिर डार्क रीजन, बल्कि ब्राइट और डार्क रीजन के दरमियान एक फ्रिंज पैटर्न बन जाता है जिसको ये डिफ्रैक्शन की वजह से बन जाता है. इसमें जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होती है यहाँ पर दिखाई गई है कि ये जो ब्राइट फ्रिंज है ये बहुत ब्राइट होती है और इसकी विड्थ भी ज्यादा होती है. फिर जितना हम दूर चले जाते हैं इतना जो फ्रिंज की विड्थ होती है, ब्राइट फ्रिंज की विड्थ, वो डिक्रीज होती चली जा रही है और लास्ट पे 0 होती जा रही है एंड फ्रॉम देयर डार्क रीजन स्टार्ट. तो नाउ आज जो हमारा टॉपिक है, वी हैव टू कैलकुलेट ऑन व्हाट फैक्टर्स द विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज डिपेंड्स. सो विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज कितनी होती है, हाउ टू कैलकुलेट द विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, तो ये हमारा क्वेश्चन है आज. इसके बाद हमें पोलराइजेशन और रेजोल्यूशन ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर आना है, रेजोल्यूशन ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो वो भी हम देख लेंगे या अगर इस लेक्चर या नेक्स्ट लेक्चर में. तो पहले हम नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा. तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक, मान लो कि यहाँ पर ये ब्राइट, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ब्राइट फ्रिंज बन जाती है, तो ऐसे ब्राइट फ्रिंज बन जाती है यहाँ से लेकर यहाँ तक. तो इसके बाद जो फ्रिंजेस हैं दैट इज वो स्मॉल होती चली जाती है. तो हमें ये मान लो x एंड ये मान लो x, हमें इस ब्राइट फ्रिंज की विड्थ चाहिए. वी हैव टू कैलकुलेट द विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज. मान लो कि ये जो लाइट है, ये लाइट आती है, ये लाइट एक सोर्स से आती है. जैसे कि सिंगल स्लिट, अगर किसी ने नहीं देखा है डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट तो वो जाके देख ले. उसमें मैंने 2 लेंस L2 यहाँ पर रखा है और इस L2 से जब एक एपर्चर पर लाइट पड़ जाती है तो पहले लाइट L2 पर पड़ जाती है, इसके बाद डिफ्रैक्ट होकर यहाँ से, अगर ये डिफ्रैक्ट बैंड होकर यहाँ से रिफ्रैक्ट होकर लाइट चली गई तो ये दोनों लाइट वेव्स हैं, ये यहाँ पर इन फेज मिल जाएगी क्योंकि जितनी डिस्टेंस यहाँ इससे यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर इन फेज देयर विल बी द ब्राइट बैंड. तो लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि यहाँ इफ दिस इज एंगल थीटा देन वी कैन से tan theta is equal to x divided by f. But we know x is equal to d. F is equal to d.
D. You know F is equal to D, where this F is distance between source and मान लो कि ये जो लेंस L2 है, ये हमने जिस एपर्चर यहाँ पर एपर्चर रखा है और इसी एपर्चर के क्लोज में हमने लेंस रखा है. So there is very small distance, or we can consider the focal length distance between this slit and this. क्योंकि हमने लेंस को जो लेंस है इसको हमने उस सिलेट या उस सिलेट जिस पर ये डिफ्रैक्शन हो रही है उसके क्लोज रखा है. तो we can take the distance between slit and screen as a focal length. So F is equal to D. So we can use here the formula tan theta is equal to D divided by X divided by D. This is equation first. But we know also we know for condition for first maxima. Condition for first maxima. अगर हम पहले मैक्सिमा कंडीशन फॉर फर्स्ट मैक्सिमा के लिए, तो फर्स्ट मैक्सिमा के लिए जो हमारे पास कंडीशन है दैट इज कंडीशन फॉर फर्स्ट मैक्सिमा, दैट इज व्हाट इज दैट, you know that will be condition for first maxima, that is sin theta is equal to lambda by d, sin theta 1 first maxima, और ये भी हम थीटा 1 ही लेंगे. तो फर्स्ट मैक्सिमा के लिए कंडीशन है sin theta is equal to lambda by d. So this is equation second. So here if theta is very small, if theta is very small, then sin theta is equal to tan theta. Sin theta is equal to tan theta. If theta is very small, because sin 0 is 0, tan perpendicular sin 0 because perpendicular divided by base 0 बन जाता है. Because sin 0, if theta tends to 0, limit theta tends to sin 0, that is 0. Limit theta tends to 0, tan theta, that's also 0. So that means when theta is very small, sin theta becomes equal to tan theta. Or in other words, we can say when from these first and second, we will say x divided by d, that will be lambda divided by d. और इसका मतलब है x is equal to lambda d divided by d. और this is the first equation third. So इसका मतलब है half width. What is this x? It is the half width of central maxima. For full width, total width of central maxima, that is equal to w is equal to 2x. That will be w is equal to, that will be 2 lambda capital D divided by small. This is the total width of central maxima. So what is the total width of, that is 2. It means width of central maxima, एक तो distance between screen and slit, width of slit, and wavelength of the light waves which are superimposing. So in conditions for width of central maxima, this is how we can calculate the width of central maxima of a diffraction pattern. तो इसके बाद एक और अब आपने ये देखा कि वेवलेंथ डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट पर डिपेंड. इसके बाद resolution of an optical instrument. So you know the ability of an optical instrument to produce the distant images of two separate objects, two closely placed objects. देखो रेजोल्यूशन क्या होता है और रिजॉल्विंग पावर क्या होता है. अगर हम यहाँ पर दो लाइंस क्लोजली डालेंगे, वेरी क्लोज टू ईच अदर, वेरी क्लोज, ये तो हमें दो दिखते हैं, लेकिन अगर इससे क्लोज ये लाइंस डालेंगे हम, वेरी क्लोज ये लाइंस डालेंगे, तो फिर हम दूर से देखेंगे तो ये हमें एक ही लाइन नजर आएगी, दूर, ज्यादा दूर. जब हम क्लोज आएंगे तो हमें दो नजर आएंगे. या कभी कभार हम दो ऑब्जेक्ट्स जो शाइनी होते हैं, वेरी शाइनी, इनको क्लोजली रखते हैं तो हमें वो एक नजर आता है. जब हम दूर से देखते हैं, जब हम क्लोजली आते हैं, तो इसका मतलब है आवर आई इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. और चाहे वो, या मैं ये बात कहूंगा कि अगर आप बायोलॉजी या किसी भी माइक्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स जो माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं कि वो हम मैट्रिक में देखते हैं, तो ओनियन सेल या कोई लीफ सेल,
तो इसमें जो हम आंखों से देखते हैं तब तो हमें सेल्स नजर नहीं आती है, वो बाउंड्रीज भी नजर नहीं, जब हम अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं क्लियरली आता है। इसका मतलब है हमारे आई में वो पावर नहीं है कि वो इन सेल्स के इमेज को सेपरेटली हमारी रेटिना पर दे। बात समझ में आई? तो इसका मतलब यह है कि एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी होती है, the ability of an optical instrument to form the distant images of two separately objects, of two closely placed objects, to form the distant separately image of two closely placed objects. That's called the resolution of an optical instrument. And the instrument which can resolve the images of two closely placed objects, that is having high resolving power. A microscope has high resolving power as, and the smallest distance, minimum distance, up to which we can see the separate image, up to which we can see the separate images of two closely placed objects, that's called the limit of resolution. इसका मतलब है अगर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का रिजॉल्विंग पावर ज्यादा है तो इसका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कम होगा। रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि मान लो कि एक की आंख एक इंस्ट्रूमेंट है जो इतने डिस्टेंस मान लो 0.01 मिलीमीटर इसको सेपरेट इमेजेस नहीं कर पाता है, तो दूसरा इंस्ट्रूमेंट इनको सेपरेट कर पाता है। लेकिन अगर हम इनको फिर क्लोजली लेकर आएंगे, एक जगह ऐसी होगी जब वो इंस्ट्रूमेंट भी फेल हो जाएगा, तब वो इनके सेपरेट इमेज नहीं देगा। तो इसका मतलब है डिस्टेंस कम करने से, या अगर हमें आंखों से एक ही दिखता है, हमने इनकी डिस्टेंस बढ़ा दी, तो इसका मतलब ये अलग अलग दिखेंगे, क्योंकि ये भी डिस्टेंस बिटवीन द minimum distance up to which we can resolve, we can form the different, our eye can form the different image of these closely placed objects, that's called the limit of resolution. अगर limit of resolution ज्यादा है तो resolving power कम है, अगर limit of resolution कम है तो resolving power ज्यादा है। तो why is this happening? Why is all the optical instruments cannot have the same resolving power? So this is because of diffraction. Diffraction produces the limit on the optical instruments to form the distantly separate images of an object. This is according to Rayleigh's criteria. Only those images can be separated whose central maxima are separately formed, whose central maxima do not coincide with each other. अगर बैडथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा अगर हमने दो ऑब्जेक्ट्स लिए, डिफ्रैक्शन तो लाइट की होती चली जाएगी। अब उस डिफ्रैक्शन की वजह से आपको ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है ये सेपरेट हमने किए, तो तब तो हमें आंखों से वो दिखे। अगर ऐसा हुआ कि एक का डिफ्रैक्शन पैटर्न सेंट्रल मैक्सिमा दूसरे के साथ कोइंसाइड हुआ, तो ये चीज हमें नजर नहीं आएंगे, ये दो चीज हमें एक ही नजर आएगा। That's why actually the diffraction puts the limit on the resolution of an optical instrument, on the resolving power of an optic. Only those images are said to be resolved if the central maxima of one does not coincide with the central maxima of another. Is resolution and resolving power of optical instruments, इस पर आगे भी लेक्चर आएगा। Stay connected and subscribe the channel. Inshallah we will discuss resolving power of various optical instruments, and इसमें हमें polarization रह गया, वो भी हम डिस्कस करेंगे, and that will be in next lecture. Thank you.